वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो सेकंड लॉ को स्टडी करने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ को एंड उसकी कुछ लिमिटेशन को। सो फर्स्ट लॉ जो कि हमने स्टडी किया था दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो एनर्जी है इसको ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लाइक यहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी प्रेजेंट है और ये कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, लाइक यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी प्रेजेंट है वो 100 है। सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 50 है एंड काइनेटिक एनर्जी भी 50 प्रेजेंट है। सो मतलब टोटल जो है यहाँ पे हमारी कितनी प्रेजेंट है? 100 ही होनी चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ये जो एनर्जी है ये हीट की फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है, हीट भी बाहर निकलती है, एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट के अंदर। ठीक है, सो अब क्या हुआ? लिमिटेशंस है। सो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी? ये जो एनर्जी है कन्वर्ट हो रही है हीट के अंदर। सो ये यहाँ पे डायरेक्शन को नहीं बता पाए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। लाइक ये जो हीट है ये किस तरफ मूव कर रही है? लाइक यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है हॉटर बॉडी, हॉटर बॉडी। तो यहाँ पे ये मूव कर रही है कोल्डर बॉडी की तरफ। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है कोल्डर बॉडी और यहां से हीट मूव कर रही है हॉटर बॉडी की तरफ। सो इस चीज को फर्स्ट लॉ नहीं बता पाया कि कौन सा प्रोसेस ठीक है, किस तरफ हमारी जो हीट है वो फ्लो हो रही है। सो इसने क्या नहीं बताया? डायरेक्शन। सो ये जो प्रोसेस है कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ कभी भी हमारी जो है हीट फ्लो नहीं करती। लाइक हम बात करते हैं हमारे पास कोई भी एक बर्तन प्रेजेंट है जो कि गर्म है, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। मतलब हमारी जो हीट है वो मूव कर रही है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ। ऑलराइट, सो फर्स्ट इज दैट इसने डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया। सेकंड इन्होंने क्या नहीं बताया? स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में यहाँ पे नहीं बताया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो कि हम पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो अपने आप हो जाता है। लाइक हम यहाँ पे कुछ इनिशिएशन भी प्रोवाइड करते हैं। सो ये दो तरीके से होता है। फर्स्ट इज इटसेल्फ, सेकंड इज बाय प्रोवाइडिंग इनिशिएशन। लाइक अगर हम इटसेल्फ की बात कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे रिवर प्रेजेंट है, रिवर के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर। सो ये वाटर क्या हो रहा है? वेपराइज हो रहा है, ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? वेपर्स। तो ये जो वाटर है अपने आप कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? वेपर्स के अंदर। ये प्रोसेस हम नहीं करा रहे। सो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एंड इटसेल्फ हो रहा है। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस हम देखते हैं इनिशिएशन। तो इसका एग्जांपल है डाइसोल्यूशन ऑफ शुगर। लाइक हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, बल्क में प्रेजेंट है हमारी क्वांटिटी वाटर की, एंड उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं शुगर को। सो शुगर क्या होगी? उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। देन हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी है वाटर की। सो शुगर के पीसेस जो है कुछ टाइम पे रह जाते हैं। सो उसको हम क्या करते हैं? स्टर करते हैं, डिजोल्व करते हैं। ये जो स्टर करना है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं इनिशिएशन। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो अपने आप नहीं होते। सो इसमें हमको क्या लगानी पड़ती है? कोई कंडीशन लगानी पड़ती है पर्टिकुलर, एंड देन वो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो फर्स्ट लॉ ने डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया एंड फिजिबिलिटी या फिर स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में नहीं बताया। सो इनको जो कंसीडर किया, इसकी जो लिमिटेशन थी इसको रिमूव किया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। सो उसको भी हम स्टडी करते हैं। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सेकेंड लॉ जो है ये कहता है कि लाइक हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, आइसोलेटेड सिस्टम।
सो इसकी जो एंट्रोपी होगी, इस आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, इज नेवर डिक्रीज्ड। सो यहां पे हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, इसकी जो एंट्रोपी होगी वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। अगर यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस प्रेजेंट है रिवर्सिबल, प्रोसेस प्रेजेंट है रिवर्सिबल, लाइक ए से बी में जा रहा है एंड बी से ए में आ रहा है, अगर इस तरीके का प्रोसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी की जो वैल्यू होगी, एंट्रोपी की जो वैल्यू होगी वो होगी कांस्टेंट। ऑलराइट, सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आएगा, दैट इज अगर हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस प्रेजेंट है स्पॉन्टेनियस, अगर प्रोसेस हमारा है स्पॉन्टेनियस, तो यहाँ पे जो टोटल एंट्रोपी होगी यूनिवर्स की वो इंक्रीज होगी। मैंने यहाँ पे बोला है टोटल एंट्रोपी जो होगी यूनिवर्स की वो इंक्रीज होगी। अब हम यहाँ पे एंट्रोपी सिस्टम की नहीं ले रहे, हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एंट्रोपी सिस्टम की। सो अगर यहाँ पे प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है, सो टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस। सो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिवर्स की, यूनिवर्स, टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की। यूनिवर्स किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, यूनिवर्स दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, ये हमने स्टडी किया हुआ है। जो यूनिवर्स होता है दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। सो यहाँ पे एंट्रोपी जो हम सिस्टम की कंसीडर कर रहे थे दैट इज डेल्टा एस सिस्टम, दिस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, दिस इज फॉर सिस्टम। एंड इसी तरीके से डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए, डेल्टा एस सराउंडिंग दैट इज क्यू रिवर्सिबल बाय टी, दिस इज फॉर सराउंडिंग। सो हमारी टोटल यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, तो टोटल एंट्रोपी डेल्टा एस, यहाँ पे हम टोटल भी ले सकते हैं और यूनिवर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये यहाँ पे इक्वल हो जाएगी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। सो यहाँ पे टोटल एंट्रोपी जो होगी यूनिवर्स की वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, इंक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे डेल्टा एस टोटल जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या फिर डेल्टा एस यूनिवर्स दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। और ये जो प्रोसेस होगा ये कौन सा होगा, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, सो इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट, टू एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम अ सिंगल रिसर्वर and convert into वर्क। सो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये इम्पॉसिबल है। लाइक हमारे पास यहाँ पे हीट प्रेजेंट है और ये जो हीट है फुल्ली कन्वर्ट हो जाए वर्क के अंदर, ऑलराइट। एंड ये प्रोसेस हो सकता है लाइक हम वर्क कर रहे हैं और वो कन्वर्ट हो जाए हीट के अंदर। सो इसको समझते हैं, लाइक हम रब कर रहे हैं, हैंड्स को रब कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो जो वर्क है किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हीट के अंदर। मतलब ये वाला प्रोसेस हमारा हो रहा है, वर्क हम कर रहे हैं और ये कन्वर्ट हो रहा है हीट के अंदर, ऑलराइट। अब हमने क्या किया, हम वर्क नहीं कर रहे, हमारे हाथ ऐसे ही हैं। अब हमने क्या किया, नीचे फायर लगा दी या मतलब कोई बर्न कर रहे हैं नीचे से कुछ, तो क्या हुआ, हमारे हैंड जो है वो मूव नहीं हो रहे। मतलब यहाँ पे हम हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन ये वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। सो ऐसा
हीट जो है फुल्ली कन्वर्ट नहीं होती है वर्क के अंदर। ऑलराइट, इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जांपल भी देखते हैं। लाइक हमारे पास एक कार प्रेजेंट है, कार को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। कार को पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, ये कार आगे की तरफ मूव करेगी और ये जो हमने एनर्जी लगाई है पुश करने पे, ये कन्वर्ट हो जाएगी हीट के अंदर, ये बाहर निकल जाएगी और ये जो गाड़ी है आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नीचे फायर लगा दें तो क्या गाड़ी अपने आप मूव करेगी, नहीं करेगी। तो इसी तरीके से जो हीट है वो कन्वर्ट नहीं होती है वर्क के अंदर। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये जो सेकंड लॉ है इसकी जो फुल डेफिनेशन है दैट इज दिस, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस लाइक एज heat engine that operate on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce net amount of work। लाइक हमारे पास ये प्रोसेस जो है इम्पॉसिबल है, कोई भी हमारे पास एक डिवाइस प्रेजेंट है, लाइक हमारे पास प्रेजेंट है हीट इंजन। तो ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हीट इंजन। सो इसने क्या यहाँ पे एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब की 100%। इसने यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की 100%, वो भी एक ही रिसर्वर से। ठीक है, सो हीट एब्जॉर्ब की, लेकिन ये जो हीट है फुल्ली कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, वर्क के अंदर। सो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो यही हमारा सेकंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक का, ये कहता है इट इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास जो हीट इंजन या अदर तरीके के जो इंजन होते हैं वो 100% एफिशिएंट कभी भी नहीं होते हैं। ऑलराइट, सो यही है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब हम यहाँ पे मूव करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। सो थर्ड लॉ यहाँ पे क्या बोलता है, थर्ड लॉ। सो थर्ड लॉ के अंदर हमारे पास क्या होता है, दिस लॉ इज गिवन बाय जर्मन केमिस्ट वोल्टर नर्नेस्ट। सो ये जो लॉ है थर्ड लॉ दैट इज गिवन बाय जर्मन केमिस्ट वोल्टर नर्नेस्ट, एंड इन्होंने ये कहा था कि जो हमारी टोटल एंट्रोपी होती है, जो एंट्रोपी हमारे पास प्रेजेंट होती है, एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो, ये जो है अप्रोच करती है जीरो की तरफ। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम of a perfect crystalline solid। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंट्रोपी प्रेजेंट है किसकी प्रेजेंट है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ये अप्रोच करती है जीरो को, अप्रोचेस टू जीरो। ऑलराइट, और ये जो कंडीशन है कब फॉलो होगी, जब हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो। टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो। सो लाइक हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट जीरो दैट इज जीरो केल्विन। लाइक हम यहाँ पे पहले भी स्टडी कर चुके हैं, जो एंट्रोपी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। अगर हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 0 केल्विन है तो यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू होगी 0। अब हम केल्विन स्केल को देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो केल्विन स्केल होता है दैट इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, सो केल्विन की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -273। सो ये जो टेम्परेचर होता है ये हमारे पास अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस कंडीशन के ऊपर जो हमारी एंट्रोपी होगी वो ऑलवेज 0 होगी। ऑलराइट, सो अगर हम यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर निकालना चाहें एंट्रोपी को तो हम किस तरीके से लिखेंगे, सो इसको हम लिखेंगे लिमिट T tends to 0, temperature tends to 0, entropy this is equals to 0। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल की बात करते हैं। लाइक हमारे पास
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO, दिस ये प्रेजेंट है, ये यहाँ पे परफेक्ट क्रिस्टलाइन हमारे पास सॉलिड प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन। बट क्या होगा, इसकी जो एंट्रोपी होगी वो 0 नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या आ रहा है, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट आ रहा है। सो डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे अगर आ रहा है, सो यहाँ पे क्या होगा, रैंडमनेस प्रेजेंट होगी। रैंडमनेस अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी एट एब्सोल्यूट 0। ठीक है, सो ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।